नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद बांग्लादेश के अवैध शासक मोहम्मद यूनुस की कुर्सी हिल रही है। उसे यह डर सता रहा है कि न जाने कब ट्रंप का फरमान आ जाए और जैसे बांग्लादेश की आर्मी ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था जो बाइडेन के इशारे पर, वैसे ही ट्रंप के इशारे पर उसे बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर न कर दे। मोहम्मद यूनुस को यह डर सता रहा है कि पता नहीं कब ट्रंप का फरमान आ जाए और उसे यह सत्ता छोड़नी पड़े। ट्रंप के शपथ के बाद अब अमेरिका और भारत, इन दोनों देशों में ऐसी सरकारें हैं जो यूनुस को अपना मित्र नहीं मानती। और जिस तरह से बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद वहां पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, वो भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे में उसे देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि जल्द ही भारत और अमेरिका मिलकर यूनुस नाम के इस सिरदर्द का इलाज करेंगे। और जो खबरें छनकर बांग्लादेश से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अगर ट्रंप ने यूनुस की नकेल कसने का इशारा किया, जिसकी काफ़ी संभावना है, तो वैसे में यूनुस के बांग्लादेश छोड़कर भागने की काफ़ी संभावना है और वो खबरों के मुताबिक इसकी तैयारी भी कर रहा है। और देखिए, बांग्लादेश की आर्मी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब यूनुस भागे और कब वो सत्ता पर कब्जा कर लें। और ये जो एलिमेंट्स हैं उनको समर्थन मिल रहा है बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों से, जिहादियों से, जो 1971 की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। दरअसल आज बांग्लादेश में वही ग्रुप सत्ता में है जिसमें वो रेडिकल इस्लामिस्ट भी हैं जिसने 1971 में अपनी ही देश की आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया था और पाकिस्तानियों के साथ खड़े थे। वो पाकिस्तानी जिनकी आर्मी ने बांग्लादेशियों का कत्लेआम किया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, फिर भी धर्मांध होकर उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, जो कट्टरपंथी मुसलमान थे, जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे। और बहुमत पाकिस्तानियों के खिलाफ उस वक्त था और बहुमत की ही जीत हुई। लेकिन ये जो मुट्ठी भर लोग थे जो कट्टर इस्लामिस्ट थे, उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान का ही साथ दिया था। बहुमत भले पाकिस्तान के खिलाफ थी, उस वक्त भी भारत ने बहुमत का साथ दिया था और आगे चलकर बांग्लादेश आज़ाद हुआ। लेकिन आज फिर से वही ग्रुप एक बार फिर से उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ ये खड़े हो गए हैं और इस्लाम के नाम पर मारकाट कर रहे हैं। हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो एक तरह से बांग्लादेश में फिर से वही 1971 वाले समीकरण बनते जा रहे हैं। अब आप सब ये जानते हैं कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो अमेरिका के इशारे पर वहाँ की आर्मी ने किया है। शेख हसीना तो भारत की मित्र थी, आज भी हैं, वो अभी भी भारत में ही है। जो बाइडेन, जो अब अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, उन्होंने भारत की मर्जी के खिलाफ जाकर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवाया, क्योंकि बाइडेन नरेंद्र मोदी से इस बात से नाराज थे कि यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस का विरोध नहीं किया, खुलकर रूस का विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीद कर उसकी मदद की, ऐसे समय में जब अमेरिका और यूरोप ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाया था। लेकिन मोदी ने कहा कि रूस तो हमारा मित्र है और हम एक स्वतंत्र विदेश नीति फॉलो करते हैं, इसलिए सिर्फ आपके कहने से ही हम रूस के खिलाफ नहीं हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भारत को सबक सिखाने के लिए बाइडेन सरकार ने अपने पिट्ठू यूनुस को वहाँ की सत्ता सौंप दी, वहाँ की आर्मी पर दबाव डालकर हसीना को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अमेरिका में ये जो बाइडेन गैंग है, जिसमें जॉर्ज सोरोस और ये सारे अति वामपंथी जो तत्व हैं, उनकी करारी हार हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। वो बाइडेन की बहुत सारी नीतियों को अब तक पलट चुके हैं 3-4 दिनों में ही, और अब वो बाइडेन की बांग्लादेश की नीति को भी पलटेंगे। वैसे भी ट्रंप यूनुस को पसंद नहीं करते, क्योंकि इस यूनुस ने 2016 के चुनाव में ट्रंप का विरोध किया था और हिलरी क्लिंटन का समर्थन किया था। और जब ट्रंप जीत गए
तो इसके चेहरे पे उदासी थी। ये उस वक्त पेरिस में था और जब यूनुस से पूछा गया तो इसने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ है, ट्रंप की जीत जैसे काले बादलों की जीत है, काले बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। और ये सब जान करके ट्रंप को बड़ा धक्का लगा था। और जब बाद में एक बांग्लादेश डेलीगेशन ट्रंप से मिलने गया तो ट्रंप ने पूछा था कि अरे वो कहाँ है ग्रामीण बैंक वाला जो मेरे खिलाफ सुना है मैंने उसने काफ़ी डोनेशन किया था। तो ट्रंप को ये सब मालूम है कि ये अति वामपंथी गैंग का ये मेंबर है, जिसमें जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है ये। ट्रंप को ये सब मालूम है, तो ट्रंप इसका बदला लेंगे ये तो तय है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ट्रंप को ये मालूम है कि यूनुस पाकिस्तान और चीन के इशारे पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और चूंकि वो भारत को एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं इसलिए वो बाइडेन की भारत विरोधी बांग्लादेश नीति को जारी नहीं रखेंगे। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रंप दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और जुल्म की निंदा की थी जब उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। और उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देते। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हिंदुओं का सच्चा दोस्त हूं, अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश के मामले में ट्रंप सरकार और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल एक पेज पर दिख रहे हैं। धीरे धीरे दोनों मिलकर यूनुस नाम के इस सिरदर्द का इलाज जरूर खोज लेंगे। आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। दुनिया में चीन आर्थिक और सामरिक तौर पर अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है, ये सब जानते हैं, और अमेरिका उसे अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है। और इस इंडिया पैसिफिक रीजन में अगर कोई देश चीन के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो भारत ही है। भारत को नाराज करके अमेरिका चीन के खिलाफ ये लड़ाई जीत नहीं सकता। ये भी ध्यान रखिए कि भारत के बगैर क्वाड का कोई भविष्य नहीं है। और क्वाड ट्रंप सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि शपथ के तुरंत बाद जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने अमेरिका के मार्को रूबियो, उन्होंने क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ वहां वाशिंगटन में मीटिंग की। और इस मीटिंग में चीन को ये इनडायरेक्ट संदेश दिया गया, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन बिना नाम लिए ये संदेश दिया गया कि यथास्थिति बदलने के उद्देश्य से की गई किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये तो हर कोई जानता है कि ताइवान के साथ चीन जोर जबरदस्ती करके उस पर अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो उसे अपने देश का ही हिस्सा मानता है। और जो उसके बाकी पड़ोसी हैं उनकी ज़मीन हड़पने के लिए वो तरह तरह की हरकत करता रहता है। अभी आपने देखा होगा भारत की ज़मीन हड़पने की भी उसने कोशिश की। ये और बात है कि भारत की बहादुर सेना ने इन चीनियों को पीछे धकेला और वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार उनके सैनिक मारे भी गए। लेकिन चीन की यह हरकत तो जारी रहती है। वो अपने पड़ोस में लोगों को डराता धमकाता रहता है और ताइवान पर तो उसकी खास नज़र है। तो क्वाड की ये जो मीटिंग हुई है वाशिंगटन में, क्वाड के विदेश मंत्रियों की, वहाँ के नए विदेश सचिव मार्क रूबियो के साथ, उसमें ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह की जोर जबरदस्ती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वैसे भी अगर क्वाड को एक सक्सेसफुल फोर्स के रूप में उभरना है तो भारत के बगैर ये नहीं हो सकता, और ट्रंप को ये बात अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत का महत्व कितना है ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए ट्रंप सरकार के लिए भारत कितना महत्व रखता है ये बात उसी दिन साफ हो गई जिस दिन ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। आपने देखा होगा कि उस शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से भारत की ताकत और महत्व को अमेरिका के नए निजाम ने खुलेआम स्वीकार किया और डॉक्टर जयशंकर को पहली पंक्ति में पहली सीट दी गई। इस बात को सभी ने नोटिस किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका की नई ट्रंप सरकार भारत के साथ रिश्तों को कितना महत्व देती है, क्योंकि उस शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे देशों के भी विदेश मंत्री मौजूद थे। अमेरिका के मित्र देशों के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। क्वाड के जो दूसरे सदस्य हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके विदेश मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें पीछे के 2 रो के बाद बिठाया गया था और भारत के विदेश मंत्री को पहली पंक्ति में पहली सीट दी गई थी। तो इसका सांकेतिक महत्व था, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था इसका। ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, भारत के दोस्तों के लिए भी और भारत के दुश्मनों के लिए भी। अब इसके बाद अमेरिका के जो नए विदेश सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो,
उनके साथ जयशंकर की मीटिंग हुई। इसका भी बहुत बड़ा सांकेतिक महत्व था जो भारत के महत्व को रेखांकित करता था। दरअसल ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में मार्को रूबियो की पहली कोई बायलैटरल या इंटरनेशनल मीटिंग थी। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई नई सरकार अमेरिका में आती है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पहली मीटिंग या तो अमेरिका के अपने पड़ोसियों जैसे कनाडा या मेक्सिको के साथ होती है या फिर उसके नेटो सहयोगियों के साथ होती है, लेकिन इस बार ये मीटिंग भारत के विदेश मंत्री के साथ हुई। अब आप समझिए कि मार्को रूबियो के शपथ लेने के 1 घंटे से भी कम समय में उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर जयशंकर के साथ। ऐसा लगता है जैसे वो इस बात का इंतजार ही कर रहे थे कि कब शपथ हो और वो बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत के विदेश मंत्री के साथ अपनी पहली बायलैटरल और इंटरनेशनल मीटिंग करें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ही अपनी पहली बायलैटरल और इंटरनेशनल मीटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ नहीं की, बल्कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं माइक वॉल्ज, उन्होंने भी अपनी पहली मुलाकात डॉक्टर जयशंकर के साथ ही की। तो ट्रंप के लिए भारत और क्वाड दोनों महत्वपूर्ण हैं और ऐसे में भारत के पड़ोस में भारत की चिंता को नज़रअंदाज करके अमेरिका चीन के खिलाफ ये लड़ाई नहीं जीत सकता और ट्रंप इस बात को समझते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है और ये अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ चीन का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ट्रंप भारत की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को जरूर समझेंगे और उन्हें यूनुस के साथ अपना हिसाब किताब भी तो करना है, जो 2016 में यूनुस ने हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट किया था और ट्रंप का मजाक उड़ाया था। ट्रंप उन लोगों में से नहीं है जो इन बातों को भूलते हैं। ये आप जस्टिन ट्रूडो से पूछ लीजिए। जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप का जो मजाक उड़ाया था और क्या बेइज्जती करी ट्रंप ने अपने घर पे बुला करके जस्टिन ट्रूडो को, अंततः उनको इस्तीफा ही देना पड़ गया कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से। अब मैंने आपको अपने पहले के एक वीडियो में भी ये बताया था कि इस बात की भी संभावना है कि यूनुस कुछ दिनों में बांग्लादेश छोड़कर भाग जाए। जी बिल्कुल, इसकी संभावना है, क्योंकि चीज़ें अब उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को जिहादियों के हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे जा रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, खाने को अन्न नहीं है वहाँ पे, प्रचुर मात्रा में नहीं है, भारत से उन्होंने आयात किया है, वो भी सब्सिडाइज रेट पे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बांग्लादेश के लोग अब शेख हसीना की सरकार को मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव हो और अब नई चुनी हुई सरकार आए, लेकिन यूनुस इसके लिए भी तैयार नहीं है। अब देखिए, ये जो यूनुस की सरकार है ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी है, अवैध है, क्योंकि ये कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई जनादेश नहीं है इनके पास वहाँ शासन करने का। वो तो अमेरिका और बांग्लादेश की सेना के द्वारा बांग्लादेश के लोगों के ऊपर एक थोपी हुई सरकार है, जिससे लोग अब उब चुके हैं, छुटकारा चाहते हैं। सारी मीडिया रिपोर्ट से बता रही हैं। अब दरअसल जिन जिहादी छात्रों की मदद से यूनुस ने सत्ता हथियाई है, अब वो खुद अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको भी और वक्त चाहिए, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। वो अब चाहते हैं कि पहले एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। यूनुस को वो कह रहे हैं कि पहले हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और फिर हम लोग सत्ता में आते हैं। चुनाव लड़कर सत्ता में अब वो आना चाहते हैं। जाहिर है उन्हें अब सत्ता की आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है। वो कहते हैं ना, शेर को खून का चस्का लग जाता है तो फिर वो उसको छोड़ नहीं सकता। अब देखिए, अगर यूनुस ये पार्टी बनाते हैं जिहादी छात्रों के साथ, तो उनके रहते वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? ये संभव लगता है क्या? ये बिल्कुल संभव नहीं है। और यही सब देखकर शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया, जो बीएनपी की लीडर हैं, वो भी बांग्लादेश छोड़कर इलाज के नाम पर लंदन जा चुकी हैं अपने बेटे के पास। उन्हें पहले ये उम्मीद थी कि शेख हसीना के जाने के बाद शायद उन्हें सत्ता सौंप दी जाएगी, क्योंकि वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं और शेख हसीना की विरोधी हैं, और वैसे भी उनके ये जो कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं, जिहादी जो हैं, वो उनकी चहेती रही हैं, पहले भी पाकिस्तान की भी चहेती रही हैं। लेकिन उनके मंसूबों पर पानी भर गया जब उन्होंने देखा कि ये यूनुस तो चुनाव करवाने के लिए तैयार ही नहीं है और ये छात्र किसी भी तरह से सत्ता में ही रहना चाहते हैं। अब ये जो जिहादी छात्र हैं ना, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते।
ये सब देख करके जो खालिदा जिया हैं वो चली गई लंदन। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों को सत्ता से दूर कर दिया गया है और दोनों भी बांग्लादेश से बाहर हैं, एक तरह से वहाँ से जाने को मजबूर कर दिया है दोनों को, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दोनों उसी तरह से हाथ मिला सकती हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए बांग्लादेश में, जैसा उन्होंने 1990 में जनरल इरशाद की तानाशाही के खिलाफ किया था। जी, 1990 में भी वहाँ जनरल इरशाद की तानाशाही सरकार थी जिसके खिलाफ मिलकर के लड़ी थी ये दोनों, शेख हसीना और खालिदा जिया, जिसके बाद वहाँ चुनाव हुआ था और खालिदा जिया वहाँ प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, ये चीज़ फिर से दोहराई भी जा सकती है। तो यूनुस के लिए बड़ा मुश्किल समय आ रहा है, हर किसी का मोह भंग होता जा रहा है, वहाँ की जनता का मोह भंग हो चुका है, खालिदा जिया का भी मोह भंग हो चुका है। ऐसे में यूनुस के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है और वहाँ की जो सेना है उसमें तो अलग ही खेल चल रहा है। अब खबरों के मुताबिक वहाँ की सेना में 3 गुट बन गए हैं। एक गुट आर्मी चीफ जनरल, जो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, जनरल वक़ार उज़्ज़मान का है। एक दूसरा गुट लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक का है। अब ये जो शाहीनुल हक साहब हैं वो धीरे धीरे शेख हसीना के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं और उनको मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन हासिल है, जो शेख हसीना और अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं और इस वक्त 9वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं, जो बांग्लादेश आर्मी की सबसे मजबूत डिवीज़न मानी जाती है। मतलब ये जो जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं मोहम्मद शाहीनुल हक, जो अब धीरे धीरे शेख हसीना के समर्थन में सामने आ रहे हैं, उनको बांग्लादेश की सबसे ताकतवर डिवीज़न का समर्थन भी हासिल है इस वक्त। लेकिन इन दोनों के अलावा एक गुट तो हो गया वहाँ के आर्मी चीफ का, दूसरा हो गया ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब का, एक तीसरा गुट है जिनका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान। अब ये जो गुट है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इस गुट को जिहादियों का समर्थन हासिल है और पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। ये गुट बिल्कुल जिहादियों और पाकिस्तान के संपर्क में है, ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान का जो गुट है। अब खबरों के मुताबिक जनरल रहमान को ऐसा लगता है, उनको भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मोहम्मद यूनुस ज़्यादा दिन तक बांग्लादेश में नहीं टिक पाएंगे, सत्ता पर काबिज नहीं रह पाएंगे। उनको लगता है कि यूनुस को तो बांग्लादेश से भागना ही पड़ेगा और उसके बाद रहमान का प्लान ये है, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रहमान है उनका प्लान ये है कि वो वर्तमान आर्मी चीफ का तख्ता पलट करके खुद शासन की बागडोर संभालेंगे। ऐसी खबरें मीडिया में आ चुकी हैं और उनको बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों, जमाते इस्लामी, जिहादियों और पाकिस्तान का समर्थन भी हासिल है। इसलिए उनका मन आजकल काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो कोई भी दुस्साहस कर सकते हैं। ये सब विस्तार से मैंने आपको पहले के एक वीडियो में बताया है। इस बीच पाकिस्तान की ISI भी बांग्लादेश में काफ़ी एक्टिव हो गई है। खबर यह है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए यूनुस ने ISI से भी मदद मांगी है और मंगलवार को ISI चीफ असीम मलिक बांग्लादेश पहुंचे, जहां उनका स्वागत उसी जनरल रहमान ने की जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने ही आर्मी चीफ का तख्ता पलट करके सत्ता हथियाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यूनुस अब ज़्यादा दिन बांग्लादेश में नहीं रह पाएंगे, उनको भागना ही पड़ेगा। अब ध्यान रखिए कि कई दशकों के बाद किसी भी ISI चीफ का ये बांग्लादेश का दौरा है। कई दशकों के बाद कहा जा रहा है कि ISI चीफ ने दोनों देशों के बीच, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क क्रिएट करने के बारे में बात की है। वो ऐसा करना चाहते हैं। और देखिए, ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क ये जो वो क्रिएट करेंगे, उसका असर किस पे पड़ेगा? सीधे सीधे भारत पर पड़ेगा। वो ये सब जो कर रहे हैं ना, वो भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करना चाहता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। ये आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान का प्रयास है ये, इसीलिए वो ये सब इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क वहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं। और ये वैसा ही षड्यंत्र है जैसा कि पाकिस्तान ने 2002-2003 के समय किया था, जब खालिदा जिया, मैंने आपको बताया खालिदा जिया हमेशा से पाकिस्तान की फेवरेट रही हैं, तो वो जब वहाँ की प्रधानमंत्री होती थी शेख हसीना के पहले,
तो पाकिस्तान ने इसी तरह से बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया था भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, कश्मीर में भी। तो वही समीकरण एक बार फिर से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बनाने की कोशिश आईएसआई कर रही है। फर्क इतना है कि उस वक्त खालिदा जिया वहां की प्रधानमंत्री थी और इस वक्त यूनुस वहां का चीफ एडवाइजर है, लेकिन आईएसआई यही प्रयास कर रहा है, यही षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन भारत चुप बैठेगा ऐसा तो नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल चुप बैठेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, और अब तो ट्रंप भी मोदी और डोवाल के साथ हैं। अच्छा, अब ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एनएसए के साथ मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि क्या उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा पर भी बात की, तो उन्होंने बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा कि हाँ, बांग्लादेश पर भी मैंने बात की है, लेकिन क्या बात की है वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। जाहिर है कि पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है। भारत ने निश्चित रूप से ट्रंप को ये बता दिया है, ट्रंप की सरकार को, कि भाई बाइडन ने जो बांग्लादेश नीति अपनी बनाई, जो बिल्कुल भारत के हितों के खिलाफ जाता है, वो आपको बदलना पड़ेगा। ये जो मैसेज है वो डॉक्टर जयशंकर ने निश्चित रूप से ट्रंप सरकार को पहुंचा दिया होगा। तो देखिए, मोदी और ट्रंप मिलकर यूनुस का बढ़िया इलाज करेंगे और बहुत जल्द आपको इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, शेख हसीना के पीछे नरेंद्र मोदी मजबूती से खड़े हैं। ट्रंप के आने के बाद हसीना और उनकी पार्टी फिर से एक्टिव हो गई है, ऐसी खबरें मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं। उनके सारे लोग एक साथ एकजुट हो रहे हैं, हसीना के संपर्क में आ रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटी अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि शेख हसीना की घर वापसी जल्द हो सकती है और वो फिर से प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ चुनाव तो करवाना होगा। और ध्यान रखिए, आज भी अगर कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो वो शेख हसीना का ही है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। वो जितनी जल्दी में उनको वहाँ से भागना पड़ा, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं। तो आज भी अगर वैधानिक तौर पर कोई वहाँ का प्रधानमंत्री है तो शेख हसीना ही है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, शेख हसीना की घर वापसी हो सकती है और फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी तो मोदी, डोवाल और ट्रंप का गेम शुरू हुआ है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।